ये नहीं मालूम था कि इमोशनल एथलीट बन जाऊंगा, जो एहसासात और जज्बात के खिलाड़ी जो एक एक्टर्स होते हैं। जब तक किसी चीज में आपका एंथुसियाज्म, पैशन, जज्बा, जुनून ना हो, तब तक मेरा नहीं ख्याल वो चीज करनी चाहिए। वो रोल आपको चुनता है, आप वो रोल नहीं चुनते। फिर डायरेक्टर बदर महमूद साहब ने मुझे बताया है कि फरत इश्तियाक साहिबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें अदील के लिए अगर तुम इमाद को कास्ट कर सकते हो तो मैं बहुत खुश होंगी। स्टोरीज हैव द पावर टू चेंज योर थिंकिंग, योर थॉट्स, योर लाइफ इवन। एक लिरिक, एक डायलॉग भी आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। हम क्यों चलें उस राह पे जिस राह पे सभी चले। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। तो हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मेरे साथ मेरी एक मेहमान शख्सियत भी स्टूडियोज में मौजूद होगी और मेरी तरह आप भी उनके फैन हैं और हम उनको जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरे साथ मौजूद हैं इमाद इरफानी, हु इज अ मॉडल, हु इज एन एक्टर और आजकल अदील के नाम से हर्फ आम बने हुए, यूं कहना चाहिए। हर इंसान की जबान पर उनका नाम है अदील। तो मैं आपको अदील कहूं या इमाद कहूं? यार साहब, आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, आप जो भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। अरे ये तो आपकी मोहब्बत है। मुझे आपकी आवाज और आपकी पर्सनालिटी के शहर में मैं गिरफ्तार हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स अ प्लेजर। इट्स कि आप हमारे स्टूडियोज आए। नहीं, इट्स ऑलवेज एनलाइटनिंग टू बी मीटिंग सच रिफाइंड आर्टिस्ट, सच। और माशाल्लाह, जितना मैंने पहली बात ही आपसे आपकी आवाज के बारे में की कि आपके इन्फ्लुएंसेस क्या थे, तो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। अच्छा इमाद, ये बताइए कि हमने आपकी मॉडलिंग देखी, आपकी अदाकारी देखी, बहुत सारी आपने टीवी सीरियल्स भी किए, फिल्म में भी आपने अपीयर किया। थोड़ा सा हमें अपने सफर के बारे में बताइए कि किस तरह से आप आए इस तरफ और फिर एक्टिंग किस तरह से शुरू हुई। बहुत कंप्रेस करके बताऊंगा क्योंकि वरना हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। बहुत लंबी दास्तान है। फॉर श्योर लंबी दास्तान है। बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत धक्के हैं, बहुत ठोकरें हैं। रियली जी, बस ये है कि शुरू से बचपन से एक शऊर था कि परफॉर्मर बनना है, अच्छा एथलीट बनना है। यानी जो मेरे आइडल्स थे, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, तो एक तरह से एंटरटेनर्स ही होते हैं, एथलीट्स भी एंटरटेनर्स होते हैं और उनके उस शुबे में उनको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, एक बहुत पब्लिक का उनमें इंटरेस्ट होता है और ग्लोबल लेवल पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हो। सो ये नहीं मालूम था कि एथलीट नहीं बनूंगा, लेकिन एक इमोशनल एथलीट बन जाऊंगा, जो एहसासात और जज्बात के खिलाड़ी जो एक एक्टर्स होते हैं वो बन के जिंदगी में उसका लाइवलीहुड या प्रोफेशन वो होगा। ऐसे ही था कि हमेशा से रुझान मेरा खेल कूद की तरफ था, मूवीज की तरफ था, म्यूजिक की तरफ था। पढ़ाई पसंद थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अच्छे टीचर्स नहीं मिले जिन्होंने बिल्कुल ही मुझे पढ़ाई से दिल चाट करा दिया मेरा। अच्छा जी, सो यही था कि मैंने बस इमरान खान बनना है, मुझे वकार यूनुस बनना है और मैंने इसी तरह विकटें उड़ानी है और फिर एग्रेशन करके यही यानी पोस्टर बॉय बनना है पाकिस्तान का। उस चीज को परस्यू करने की कोशिश की। मैं लाहौर जूनियर्स के लिए खेला हूँ, मैं पाकिस्तान जूनियर्स के कैंप में भी था क्रिकेट के, मैं सेमी प्रो लेवल पे फुटबॉल भी खेला हूँ। अच्छा, सो ये चीजें बहुत नेचुरली आती हैं मुझे। यानी नेचुरली आने से मेरी मुराद है कि ये चीजें इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, यानी मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो बस एक आपकी सेकंड हैंड नेचर जो होती है वो हो जाती है। मतलब गॉड गिफ्टेड है वो टैलेंट। हाँ जी, कह सकते हैं। मेरे फादर भी आर्मी के नंबर 1 टेनिस प्लेयर थे। अच्छा। तो वो एथलेटिक जीन्स शायद मुझ में आई हुई थी। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 22 साल पहले मेरी खाला ने मुझे कहा कि यू हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स जो कि एक मॉडल के लिए होते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके आतिश शहजाद से मिलो और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। कभी भी इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया था मॉडलिंग को। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, फिर मैं कोई 3 से 4 साल एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर कॉर्पोरेट फर्म में जॉब भी कर रहा था। 2010 में रिजाइन किया और अपने आप से एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट बात की कि वो करो जिसमें दिल हो। यानी वो ना करो, अपनी लाइफ जाया ना करो। और जब तक किसी चीज में आपका एंथुसियाज्म, पैशन, जज्बा, जुनून ना हो, तब तक मेरा नहीं ख्याल वो चीज करनी चाहिए। तो उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट था कि एक कमर्शियल में मुझे कास्ट किया गया, मेरे ऑपोजिट माहिरा खान थी उसमें, और वहां से एक इंस्पिरेशन आई कि व्हाई नॉट एक्टिंग। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आ सकते। और अब मैं 11 साल बाद पीछे देखता हूं तो मैं जो एनालिसिस करता हूं वो ये है कि इसमें बहुत रिजेम्बलेंस है
एक एथलीट होने में और एक एक्टर होने में बहुत रिजेम्बलेंस है. पब्लिक आपका काम देखती है, जो भी आप करते हो उसको सराहा जाता है और लोग आपको सर आंखों पे बिठाया जाता है. आप जो कर रहे होते हो वो लोगों का ड्रीम होता है. और सिंपल इमोशंस, हम लोग लाइफ में सिंपल इमोशंस पोर्ट्रे नहीं कर सकते, कन्वे नहीं कर सकते. तो मेरे ख्याल में वही लोगों को चीज जो है इंस्पायर करती है कि ये कैसे कर लेते हैं. हालांकि वो एक्टिंग होती है लेकिन वो उस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं. और आप वाकई एक नेचुरल एक्टर हैं. आपकी जो एक्टिंग है उसमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं. चलें, थैंक यू सो मच यार साहब आपका ये कहना. लेकिन मेरे ख्याल से इट कम्स विद प्रैक्टिस. कोई भी चीज प्रैक्टिस के साथ आती है. कैमरे की दहशत को ख़त्म करते करते काफ़ी साल लगे. कैमरे की दहशत, लोगों के जो भी उनके कमेंट्स थे, जो भी उनके क्रिटिसिज्म था, उसको अपनी स्किन को थिक करते करते काफ़ी टाइम लगा है. तो आप ये कह रहे हैं तो मैं इसको दोनों आर्म से कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा. थैंक यू सो मच. रियली, मतलब आपके जितने भी जो भी काम हमने देखा ऑन स्क्रीन वो यकीनन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था. और लाइक यू सेड कि आपका जो एक कैरेक्टर होता है, जो आप ऑन स्क्रीन होते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को उससे रिलेट कर रहे होते हैं, अपने आप को उस कैरेक्टर में ढूंढ रहे होते हैं. अच्छा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जाहिर है कि जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग स्टोरी है आपके पूरे स्ट्रगल की. तो कमिंग बैक टू द ऑनगोइंग, आपका जो सीरियल है जो आजकल चल रहा है और जिसमें बड़ी आपको पजीराई भी मिल रही है, बड़े लोग उसमें आपको पसंद भी कर रहे हैं. तो अमूमन हमने ये देखा, और बहुत सारे पुराने वक्तों में बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है, इस एक्टर को हमने जहन में रख के इसको लिखा और फिर फैब्रिकेट किया और वो किया. तो ये एक हादसाती तौर पे ऐसा हो गया, बिकॉज माशाल्लाह योर चार्मिंग पर्सनालिटी, और जो अदील का कैरेक्टर है इसमें कभी मैं कभी तुम में, उसकी वो डिमांड थी. तो आपको जहन में रख के ये कैरेक्टर रखा गया था, या ये एक एक्सीडेंटली हुआ, एक इंसिडेंट था, क्या है? सबसे पहले मैं हमेशा समझता हूं कि वो रोल आपको चुनता है, आप वो रोल नहीं चुनते. राइट. और जिस तरह आपने स्पेसिफिकली ये सवाल किया, तो पहले दिन जो शूट का था 18 दिसंबर 2023, वहाँ पे डायरेक्टर बदर महमूद साहब ने मुझे बताया है कि फरत इश्तियाक साहिबा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें अदील के लिए अगर तुम इमाद को कास्ट कर सकते हो तो मैं बहुत खुश होंगी. राइट. तो मैंने कहा बदर, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब हम ये स्क्रिप्ट वगैरह में बात कर रही है. कि मैं चाहता था कि जिस दिन पहला दिन हमारा कैमरे के सामने होगा तब मैं आपको बताऊं, एक सरप्राइज मिले आपको, सरप्राइज मिले, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस, जो भी आप एनर्जी लेवल, और फिर आप सोचो कि ओके जो भी आप पढ़ रहे हो ये मुझे कंसीव करके लिखा गया है. सो या साहब, आपने पूछा, कभी कभार होता है कि आपको सोच के वो रोल लिखा जाए, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि आपके बात करने का तरीका, उठना बैठना, हर चीज बहुत मैटर करती है. और जैसे मैंने कहा कि वो रोल आपको चुनता है. तो अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समझता है कि वो आप उसमें बैठते हो, उस रोल में बैठते हो, तब आपको कंसिडर किया जाता है. मैं ये समझता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग. मतलब ये उनकी आंख होती है जो आपके अंदर उस किरदार को ढूंढ लेती है. जी, ये अदाकार जो है इस परफॉर्मेंस में या इस किरदार में बिल्कुल ढल जाएगा, नेचुरल नजर आएगा प्रोबेबली. और जहां तक आपने, सिंस माशाल्लाह आपने भी लगता है आप अदील को फॉलो कर रहे हैं, जो आप काफी उसको सराह रहे हैं. ऑब्वियसली थैंक यू. इट्स द टॉक ऑफ द टाउन. अदील का ये है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. मुझे जो पहली इंट्यूशन जो उसको पढ़ के लगी वो चैलेंज थी, और चैलेंज थी तो मुझे उस चैलेंज ने इंस्पायर किया. और वनरेबल भी है, नार्सिसिस्टिक भी है. तो ये जो ग्रे शेड्स और इतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट थे, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. सो फिर वही वाली बात कि इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट्स. राइटर ने वो चीज लिखी, डायरेक्टर ने उसको एग्जीक्यूट किया, एक्टर उसका विजुअल टेक्नीशियन बना, उसको उसने जान दी अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आंखों से, अपनी आवाज से. सो यही मैं कह सकता हूँ कि ये इसमें एक इंसान का कोई रोल नहीं है. मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का मिलके एज अ यूनिट टीम प्लेयर होना चाहिए आपको. टीम ही मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज टीम वर्क. हमारे यहाँ एक जनरल जो परसेप्शन भी देखा गया, क्योंकि आपके करियर में आपने जहाँ पर पॉजिटिव रोल प्ले किए हैं, वहां पर थोड़े से ऐसे जो जिस तरह से ये अदील का कैरेक्टर है, विच इज अ लिटिल शेडी,
मतलब उसको नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको वो एक ऐसा इंसान है जो अपना करियर ओरिएंटेड है और उस करियर को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर लेता है. और सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो आपके कैरेक्टर्स थे वो पहले भी कुछ सीरियल्स में आपके रहे. तो जब आप जनरल पब्लिक में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को हम जब टेलीविजन पे देखते हैं तो ये कहते हैं कि इंसान होगा भी ऐसे ही. तो आपके जो एक तो आपका जो बहुत डाई हार्ट फैन होता है वो तो आपको हर शक्ल में कबूल करता है, लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन, जनरल लोगों की जो राय या लोगों का फीडबैक, वो कैसा रहा आपके लिए? यार सब मेरे ख्याल में ऑडियंस अब इतनी सेंसिबल हो गई हुई कि वो जानते हैं कि एक्टिंग हो रही है. एक किरदार है. अगर ऐसे हो तो फिर जैक निकलसन लेजेंड ना बने, ऐसे हो तो फिर गैरी ओल्डमैन जो हैं, जिन्होंने ऐसे बहुत से किरदार किए हैं और वो आई मीन दुनिया मानती है उनको, एंथनी हॉपकिंस. ये तो मेरे ख्याल में कैरेक्टर के अंदर जो जंग चल रही है, जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट है, जो उसका टर्मोइल चल रहा है, मेरे ख्याल से वो ऑडियंस सराहती है. और जहां तक आपने कहा कि ऑडियंस डिफरेंशिएट कर सकती है रियल लाइफ और रियल लाइफ को, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई बहुत इमोशनल होके मुझसे करने लग गया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया. कभी किसी मॉल में कोई खातून आके सोशल मीडिया पे हुआ होगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कितना आसान होता है किसी को ट्रोल करके चले जाओ, बिकॉज वो सामने नहीं है. वो जरूर हुआ होगा, लेकिन पर्सनली नहीं हुआ. पर्सनली टू बी ऑनेस्ट मैं लकी हूं कि एक्टिंग की शुबे की वजह से बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला, कभी कभार लानत मलामत भी हुई, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो इज्जत और प्यार ही मिला है. और यही मैं कहता हूँ कि इट्स ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग. यानी हर किसी को पता है कि एक्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत इन्वेस्टेड हो जाते हैं स्टोरीज में, क्योंकि स्टोरीज हैव द पावर टू चेंज योर थिंकिंग, योर थॉट्स, योर लाइफ. इवन एक लिरिक, एक डायलॉग भी आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है. दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. मेरे ख्याल में कहानियों में बहुत बहुत वो होती है, ताकत होती है. बिल्कुल. और लाइक कि आपने जो एक उस कैरेक्टर को और आपका जो अपना पर्सोना है वो भी यकीनन लोगों को कुछ कहने से पहले वो सोचते होंगे. जी बिल्कुल. तो हर बंदा हीरो बनना चाहता था, हीरो को देखता था, लेकिन उसी फिल्म में एक विलन भी होता था और वो विलन आपको मैसेज देता था कि इस तरह का नहीं बनना आपने. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा होता है. जी. तो ये मेरे ख्याल से जो मैंने कहा कि कहानियों में बहुत कुव्वत होती है आपकी, आपका जहन किसी और राह पे लेके जाने के लिए. सो मैं आई एम ब्लोन अवे कि कहानियां कितना लोगों को क्या करती हैं, इमोशनली इन्वेस्ट करती हैं, कितना उनको प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम से दूर लेके जाती हैं. तो यही कहूँगा कि अब तक टू बी ऑनेस्ट ज्यादा इज्जत मिली है, ज्यादा प्यार मिला है, स्पेसिफिकली अगर हम अदील और कभी मैं कभी तुम की बात करें, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं एक तरह से स्क्रैच से वापस स्टार्ट कर रहा था. और मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है और मेरी खुशकिस्मती है कि वो स्क्रैच जो है वो वापस थोड़ा सा बॉल रोल होने लग गया है, पॉलिश हो गया दोबारा. नो, अनडाउटली जाहिर है कि आपका एक करियर, उससे पहले भी हमने जितने प्लेस देखे उसमें भी आपने बड़े कामयाब किरदार जो है वो निभाए. लेकिन जो आपकी एक पर्सनालिटी है, उसका एक अपना एक ग्रेस है, एक अपना पर्सोना है. थैंक यू सर. उसको मेंटेन करने के लिए, लाइक यू सेड कि यू आर ए स्पोर्ट्समैन, जी, तो उसमें कितनी मेहनत आपको दरकार होती है उस अपनी एक लुक को, क्योंकि जाहिर है कि वो एक अदील की लुक हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, और ऑफ स्क्रीन भी जाहिर है कि एक एक्टर को अपनी जो फिटनेस, ऑफ कोर्स आप माशाल्लाह जितने फिट हैं, तो ये तमाम चीजें और अपनी लुक को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? विदाउट शोइंग ऑफ या विदाउट ब्रैगिंग, मेरे ख्याल में काम तो फिर डेफिनेटली आपको करना होगा. और जैसे मैंने आपको बताया कि एथलीट था बचपन से, तो अब वही चीज मेरे काम का हिस्सा बन गई है. और वही वाली बात कि पैशन, जज्बा, तो ये वर्कआउट करना, जिम रिजीम या कुछ खेलना, अब ये मेरे काम का हिस्सा है. तो हाँ, मैं इसको दिन का कोई 1.5 से 2 घंटा नॉन नेगोशिएबल मैं इसको कहता हूँ. मतलब आप उसको वर्कआउट नहीं कहते, आप कहते हैं इट्स अ रूटीन.
हाँ, और सबसे मजे की बात ये है कि वो मेरे लिए थेरेपी भी है। 1.5-2 घंटे में हर चीज भूल जाता हूँ, और जब आप एक्टिवेटेड होते हो तो आप हर चीज, लाइफ की प्रॉब्लम्स, लाइफ के जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स या जो भी आपके स्ट्रेसेस होते हैं, उनको आप भूल जाते हो। और अब तो साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी हुई ये चीजें कि एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। राइट जी, सो 1.5 से 2 घंटा, सिंस आपने पूछा, 1.5 से 2 घंटा मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज एक्सरसाइज करूँ ताकि आप फिट रहें। जी, और बिल्कुल। वो जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन आपकी पर्सनालिटी है वो मेंटेन और बड़ी बैलेंस रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से हमने आपकी एक लुक देखी है ऑन स्क्रीन इस ड्रामा में कि हमेशा क्लीन शेव और बड़े वेल ड्रेस, तो इसको ही आप अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसमें भी कैरी करते हैं? जी, ये प्ले चला है 9 महीने, दिसंबर से लेके अगस्त तक चला है। तो मुझे कंटिन्यूटी की बुनियाद पे मुझे ये लुक मेंटेन रखनी पड़ी है 9 से 10 महीने। और इसकी लुक की आपने बात की, इसके पीछे भी ये स्टोरी है कि आजकल स्टबल्स, दाढ़ी वगैरह का ट्रेंड है। इसका मतलब कोई हम अब नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं आपका, जिसमें आपकी लुक थोड़ी सी चेंज होने वाली है? जी, कह सकते हैं यही मेरा लाइवलीहुड है। कभी इस थोड़ा सा 19-20 का फर्क ही हम कर सकते हैं ज्यादा। सो जहां तक क्लीन शेव होने का ताल्लुक है, तो इसके पीछे भी थॉट प्रोसेस था कि हम क्यों चलें उस राह पे जिस राह पे सभी चले हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। और हम विंटेज जिस तरह 80s या 70s में होते थे लोग, उस तरह की लुक क्यों ना बनाएं। तो ये थॉट प्रोसेस है क्लीन शेव होने का। और जहाँ पे हम क्लीन शेवन होने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रीट फोम जिनका मैं रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बना हूं, उन्होंने भी इस चीज को बहुत सराहा। और मैंने कोई मार्च में उनका पहला कमर्शियल किया, जो कि बहुत ही हाई बजटेड, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर एहसन रहीम साहब के साथ हमने शूट किया। और आई डोंट नो अगर आपने वो कमर्शियल देखा है कि नहीं। ऑब्वियसली, बल्कि मैं उसी की बात करने वाला था कि एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में तकरीबन 70-72 साल से मौजूद है जी। और जिसे हम जानते हैं एक नोन ब्रांड है वो जी। उसके साथ आपने ये TVC किया और अब आप उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? पाकिस्तान के वजूद में आने के 3 या 4 साल बाद ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज केम इनटू बी। यानी आप सोचें लेगेसी ट्रीट की, और इतना बड़ा ग्रुप, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान के लिए। आप सोचें 70-72 साल में इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। और मुझे याद है इनके पहले एड्स जो होते थे थोड़े से डिफरेंट होते थे, और अब उसी इमेज को ये कितना खूबसूरती के साथ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैं बहुत बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ब्रांड्स सबकत लें सबसे। और मेरे ख्याल में वो टाइम दूर नहीं है कि पाकिस्तान के ब्रांड्स पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में मोनोपोली करेंगे बल्कि ग्लोबली भी वो मोनोपोलाइज करेंगे लाइक जो अब अमेरिका में भी है, यूके में भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको शायद मालूम हो कि ट्रीट अभी पाकिस्तान का, अभी से नहीं बल्कि पिछले 50 साल से सबसे बड़ा ब्रांड है इन रेजर्स। जी। सो जहां तक ट्रीट का ताल्लुक है, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है इतने बड़े कॉर्पोरेशन का फेस होना, क्योंकि वो टी तो हम सब देखते हैं, लेकिन अब उन्होंने उसको एक रिकग्निशन दी है, एक एसोसिएशन दी है मेरे साथ। और मेरे ख्याल में बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे लिए ये। राइट। और जाहिर है कि हम एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं वो नाम हमारे जहन पर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि हम बजाय शॉपकीपर पे को जाके ये कहेंगे ब्लेड दे दे, हम उस ब्रांड से उसे कहते हैं कि ट्रीट दे दे। तो ये ब्रांड यकीनन हमारे दिमागों में इतना ज्यादा एम्बोज हुआ है कि वो उसको आप हटाना मुश्किल नहीं है। और आज अब जैसे आपने भी बताया और आपके TVC में भी हम देख रहे हैं कि उन ब्लेड्स के अलावा उनकी जो दीगर प्रोडक्ट्स जिसमें शेविंग फोम भी है, और आई बिलीव जो रेजर्स की एक जी हाई एंड रेजर्स के साथ भी ये लोग आ रहे हैं मार्केट में। तो इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ना सिर्फ रेजर्स, अब उन्होंने फोम लॉन्च किया है और अब वो हाई एंड रेजर्स के अंदर भी अपने आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो आई रियली विश के
इसी तरह पाकिस्तानी कंपनीज प्रॉस्पर करती रहें, इसी तरह तरक्की करते रहें। और ट्रीट से बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है, जो 70-72 सालों से वहां पे मार्केट में और अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ एक चीज जैसे कि आपने लोकल मार्केट की बात की, तो बहुत अब देखा गया है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स जो है वो इस तरह से एक्टिवली हो गए हैं। हमारे ज़ाहिर के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक टाइम वो था कि जब वो थोड़ा सा डाइंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा फोकस थे और एंटरटेनमेंट हमारा उतना नहीं था। लेकिन माशाल्लाह अब जिस तरह से कि हमारे बहुत सारे जो नए चैनल्स हैं और बहुत ज़माने से भी हैं, अब दोबारा से वो बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। तो आपका जो लोकल प्रोडक्ट है उसको आप किस तरह से और उसको किस तरह से मजीद एनहांस कर सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट को आप किस तरह से ग्लोबली लेके जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो आर्ट्स एंड कल्चर जो होता है वो आपकी किसी भी सोसाइटी का एक सोशल कॉन्शियसनेस का बैरोमीटर होता है। और जब तक कैपिटलिज्म, जब तक कंपनीज, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रीट जब तक उनको एंडोर्स नहीं करेंगी, तब तक उनका बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा एक थैंक यू है ऑल द कंपनीज, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के आर्ट्स एंड कल्चर, यानी मेरा मतलब है एक्टर्स और एंटरटेनर्स को अपने साथ एसोसिएट करके प्रमोट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि क्यों नहीं, पाकिस्तानी क्यों नहीं, हमें क्यों जरूरत है पड़ोसी मुल्क के किसी एक्टर को लेके अपनी प्रोडक्ट को माइलेज दिलवाना। हम पाकिस्तानी क्या किसी से कम है? हम क्यों नहीं बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। तो जहां तक ग्लोबली कैसे कर सकते हैं, आई थिंक इसी तरह वी हैव टू बिकम अ यूनिट, एक बन के, एक विजन लेके। और मैं जानता हूं कि हमारी जो आर्ट्स एंड कल्चर या एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है हमेशा किसी ना किसी मुश्किलात से गुजरा होता है, लेकिन फिर भी आप सोच लें कि आर्टिस्ट वो काम करते रहते हैं, चाहे कोई भी बदहाली हो, मिजरी हो, जवाल का शिकार हो, लेकिन एक एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर वो काम कर रहा होता है क्योंकि वही उसको आता है और वही करके उसे वो खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैं वंस अगेन ट्रीट और बाकी ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम जैसे एंटरटेनर्स, एक्टर्स को एंडोर्स करती है और हमें इस प्लेटफॉर्म पे वो प्रोजेक्शन देती है जहाँ पे हम मैसेज तक पहुँचते हैं, तो मेरे ख्याल में इनका बहुत दखल है और इनको क्रेडिट जाता है बहुत। राइट। और अदील देखिए कितना अब वो नाम जो है वो, और मैंने भी देखा आपको। तो ईमान, वक्त की किल्लत है जी। दिल तो चाह रहा है कि हम इस पे एक लंबी कॉन्वर्सेशन आपसे करते, इतना मजा आ रहा है, बहुत सारी बातें आपसे सीखने को हमें भी मिलती हैं, हमारे लिसनर्स को भी मिलती है, वो भी आप से मिलना चाहते हैं। बल्कि हम कोशिश ये करते कि कुछ लाइव कॉल्स भी लेते कि आपके जो फैंस हैं वो भी आपसे डायरेक्टली बात करते और वो जो सवालात वो करना चाहते हैं वो भी करते, लेकिन वक्त की किल्लत है और इजाजत चाहनी होगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने का, और it was very enlightening speaking to you and be in your company. Same here. My pleasure. और इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सर। और तवील मुलाकात होगी। थैंक यू सर। एक आपका थैंक यू, एक आप FM 107.4 का थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स हमारे साथ मौजूद थे जो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं है, इमाद इरफानी। ही इज अ मॉडल, ही इज अ एक्टर, हम सब उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। और बहुत शुक्रिया इमाद कि आप हमारे स्टूडियोज आए। मुझे भी लिसनर्स इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, सेम टाइम, सेम शो एंड सेम रेडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। This is Mira FM 107.4.